हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने आईएएस की प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए। So, today I am going to discuss the union budget. Budget has both angle, it's constitutional also, it's economic also. So, you have to understand the budget from economic perspective and also from constitutional perspective. The Constitution of India provides how the budget is to be presented in India. This is the Bare Act in detail. You will find a small also. Any book you can purchase, you will find here the various aspects of the budget. So, you have to be here till end of this budget class. So, what is enactment of budget? This is enactment of budget. Where is pen? Yeah, it is here. Enactment of budget. Enactment of budget. So, how budget is introduced and how budget is finally made as a law. So, that process is enactment. Enactment means बजट को पेश करने से लेकर जब बजट अंततः प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एसेंट पा लेता है, उस प्रोसेस को कहते हैं इनैक्टमेंट। यानी बजट अप्रूवल की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के बारे में मैं कह रहा हूं कि दिस इज इनैक्टमेंट। बजट पेश करने से लेकर बजट जब कानून बन जाता है, वो इनैक्टमेंट है। एंड आई एम टॉकिंग यूनियन बजट। यूनियन बजट आप सबों को पता है कि 7th शेड्यूल क्या है? 7th शेड्यूल केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। सो डिवीजन ऑफ पावर्स, इट इज वन ऑफ द कोर फंडामेंटल ऑफ अ फेडरल पॉलिटी। कोई भी संघीय राज्य व्यवस्था होगी तो उसमें शक्तियों का बंटवारा होगा। अब क्वेश्चन है कैसी शक्तियां? तो लेजिस्लेटिव पावर्स यानी विधायी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स जैसे कार्यपालिका शक्तियां, और फाइनेंशियल पावर्स जैसे वित्तीय शक्तियां। अमेरिका में न्यायिक शक्तियों का भी बंटवारा है, जुडिशियल पावर्स का भी है। बट इन इंडिया जुडिशियल पावर्स आर नॉट डिवाइडेड। आवर जुडिशियल सिस्टम इज इंटीग्रेटेड। At the top, the Supreme Court, then below the High Court and the lower court. So financial powers की जब हम बात करते हैं तो उसमें financial powers भी divided हैं। और बात मैं कर रहा हूं यूनियन बजट का, यानी केंद्र का जो बजट होता है, इसके संपूर्ण एस्पेक्ट्स को आज आपके सम्मुख में रखने जा रहा हूं। इसको आप ध्यान से समझेंगे तो समझ जाएंगे। जैसे कोई भी लॉ, कोई भी कानून कैसे बनता है? तो लोकसभा पास करेगा, राज्यसभा पास करेगा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अनुमति मिलेगा, तब वो लॉ बन जाता है। इसी प्रकार बजट का भी है, लोकसभा पास किया, राज्यसभा पास किया और प्रेसिडेंट का पास किया। दिख रहा होगा आपको क्लियरली। और इस प्रकार एक जो बजट है अंततः पास हो जाता है। क्लियर? अब एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और आप सभी कई लोग जानते भी होंगे, जो नहीं जानते हैं उनको एक क्लियर कर लीजिए कि बजट वर्ड सब लोग बोलता है, लेकिन बजट शब्द का उल्लेख भारत के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं भी वर्ड नहीं है। कहीं भी बजट शब्द इस संविधान के बुक में नहीं आया है। जो वर्ड है वो आर्टिकल 112 में है, 112, एंड द वर्ड इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरणी। बजट के बदले में यही वर्ड भारत के संविधान में लिखित है। राइट? तो इसी वर्ड के बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग दिस बजट।
112 आर्टिकल में है, एनुअल है, फाइनेंशियल है, स्टेटमेंट है। सो लेट्स मेक वन गुड सर्जरी अबाउट अंडरस्टैंडिंग दिस AFS, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहला क्वेश्चन है कि यह बजट पेश कौन करेगा? हु इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस दिस बजट? आर्टिकल 112 कहता है कि द बजट शैल बी प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यह संविधान में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के द्वारा, बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति बजट पेश कर रहा है। कॉज टू बी लेड इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, दोनों सदनों में बजट वो पेश कर रहा है, रख रहा है। लेकिन आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति के बदले यह जो काम है यह यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। यह रोल कस्टमरी उनका है, केंद्रीय वित्त मंत्री का। कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, POI मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। सो इट इज एनुअल। बजट कैसा है? वार्षिक है, साल में एक बार। That's why it is annual. Annual मतलब फाइनेंशियल ईयर वाइज, वित्त वर्ष। आपको सभी पता है कि वित्त वर्ष हमारा 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। यही है वित्त वर्ष है। वित्त वर्ष को भी कैलेंडर ईयर के समकक्ष लाने के लिए रिकमेंडेशन है। शंकर आचार्य कमेटी का रिकमेंडेशन है, सरकार ने अभी तक नहीं माना है। अगर वो रिकमेंडेशन मान लिया गया तो वित्त वर्ष कैलेंडर ईयर हो जाएगा। 1 जनवरी से कैलेंडर ईयर शुरू होता है 31 दिसंबर तक, वैसे वित्त वर्ष भी हो जाएगा 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। लेकिन इसके बहुत से प्रभाव हैं। कई एक एक्ट में बदलाव करना पड़ेगा, पॉलिसीज में, एक्ट में, स्टैचू में, और इसके बहुत से इंप्लीकेशंस हैं। इसलिए सरकार ने इसको अभी तक नहीं माना है। कई देशों में 1 जनवरी से ही वित्त वर्ष शुरू होता है, लेकिन हमारी परंपरा है 1 अप्रैल से, जो कि ब्रिटिश परंपरा है। अब ये देखिए कि 1 अप्रैल से, और इंसुइंग मतलब होता है आने वाला वर्ष। आप बजट आने वाले वर्ष के बारे में कर रहे हैं। आने वाला वर्ष यानी कि एडवांस में ये आप काम कर रहे हैं। 1 अप्रैल से नया साल शुरू होगा, नया वित्तीय वर्ष। उसके पहले ही आप बजट के बातों को पार्लियामेंट में रख रहे हैं, क्योंकि संपूर्ण धन का रखवाला, खर्च की अनुमति देने वाला पार्लियामेंट है। इसलिए वर्ड इंसुइंग है आने वाले वर्ष के बारे में, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। वर्ड फाइनेंशियल है, यह वित्तीय है वर्ड, इन द सेंस दैट इसमें सारी बातें होंगी। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इसमें यह डिटेल्स होगा। कितना रिसीट होने वाला है, प्राप्तियां, और कितना पेमेंट होने वाला है, कितना भुगतान आप करने वाले हो, इसका अकाउंट्स बनता है। अकाउंट्स में 2 ही चीजें होंगी। कोई भी बजट होगा तो आपका बजट घर का भी बनता होगा, और बजट में 2 ही बात होगा, इतनी सैलरी आपका है, घर के हेड आपके फादर और जो भी अर्निंग मेंबर हैं वो बजट बनाते हैं ना। सैलरी मिल गया मंथ के एंड में तो इतना सैलरी है, और हो सकता है कुछ और इनकम आपको आता हो एक्स्ट्रा, वो सब जोड़ लीजिए। और खर्च कितना है भाई, इतना खर्च है। ऐसे आप हर लोग बनाते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर, माइक्रो लेवल पर, और ये मैक्रो लेवल पर देश का बजट बन रहा है। ये भी बजट में होगा कि हमको रिसीट कितना होने वाला है आने वाले साल में, और कितना पेमेंट करेंगे। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आय कितना है, व्यय कितना है। ये दोनों अकाउंट अलग अलग होता है, जो कि मोर आपको इकोनॉमी में पढ़ाया जाएगा कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है। दैट्स व्हाई द वर्ड फाइनेंशियल इज यूज्ड। देन द वर्ड इज द स्टेटमेंट, मतलब होता है कथन, विवरणी। स्टेटमेंट क्या है, विवरणी है, कथन है। किसके बारे में कथन, कैसा कथन, एस्टिमेटेड, अनुमानित, एग्जैक्ट नहीं, इट इज अनुमानित, क्योंकि वो साल आने वाला है, अभी शुरुआत होगा 1 अप्रैल को। कितना आएगा अभी एग्जैक्ट बता सकते हैं नहीं, एक अनुमान लगाया जाता है। दैट्स व्हाई इट इज एस्टिमेटेड, इट इज एस्टिमेटेड, अनुमानित। कितना अनुमानित प्राप्ति होगा, कितना अनुमानित एक्सपेंडिचर होगा, इसके बारे में एक कथन है, एक स्टेटमेंट है। और ये किसका अनुमानित आय और व्यय है, भारत सरकार का, इट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
This is called annual financial statement. Any doubt in this regard? How it is annual financial statement? If you go to the historical perspective of the budget, sometimes you will find certain questions in the prelims. Then Lord Canning is the first one in 1860. 1860 में who introduced this one from this East India Company का हुआ था. Later जेम्स विल्सन ने इसकी शुरुआत रेगुलर की थी 1869 में. जेम्स विल्सन का यह शुरू था. यह क्वेश्चन पूछा हुआ है. स्टार्टिंग 1860 में लॉर्ड कैनिंग और उसके बाद रेगुलरली 1869 से शुरू हो गया, जब वहां का भारत का मंत्री है ना, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इन इंग्लैंड, वो भारत का बजट पेश कर रहा है लंदन में. और जब भारत स्वतंत्र हुआ, द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र बजट का 26/11/1947 को जो भारत की अंतरिम सरकार थी उनके द्वारा, जो कि फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर हैं आर.के. सनमुख सेट्टी, पूछा हुआ क्वेश्चन है. यह हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है बजट को समझने का. आर.के. सनमुख सेट्टी. He is the first finance minister of India, independent India. और उसके बाद तो फिर रेगुलर हो ही गया, क्योंकि बजट का हिसाब किताब तो करना ही पड़ेगा आपको. तो ये आपका बजट रहा. क्लियर है? Should I move now ahead? अब आप तैयारी की देखें. आपकी तैयारी तो कुछ नहीं होती है, सैलरी मिला डन, लेकिन सरकार को तैयारी करना पड़ता है. सरकार की तैयारियां लंबी होती है. यह नहीं कि आज विचार कीजिए और हो गया. लंबी तैयारी होती है बजट प्रस्तुतिकरण के पूर्व, तभी आप बजट पेश कर पाएंगे. और वो तैयारी जुड़ती है, एक सर्कुलर निकलता है. सर्कुलर भारत की सरकार द्वारा. सर्कुलर मतलब एक मैसेज जो सबको जाता है. सर्कुलर गवर्नमेंट का एक कम्युनिकेशन है, भारत की सरकार का एक कम्युनिकेशन है, जो भारत के सरकार में जितने भी मिनिस्ट्री हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सभी को जा रहा है वो सर्कुलर. सो इट इज कम्युनिकेटेड टू एवरीवन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और वो जा रहा है सर्कुलर MOF यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा. सारा बजट की जिम्मेवारी वित्त मंत्रालय की होती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की होती है. तो ये सर्कुलर वही शूट करता है और 5 से 6 माह पहले ही वो सर्कुलर सबको भेज देता है. बजट पेश करने के 6 माह पूर्व 5 से 6 माह का रेंज होता है जब वो सभी को ये सर्कुलर भेजता है. कौन? वित्त मंत्री. क्या भेजता है वो सर्कुलर? क्यों भेजता है? वो सबसे पूछता है कि आप ये बताइए कि आने वाले साल में आपका खर्च कितना है. What is the expenditure in the coming year for your office, your department, your ministry? ये पूछता है, तभी ना बजट बन पाएगा. सबसे खर्च का लेखा जोखा लेगा कि क्या खर्च है, तभी पूछता है खर्च बताइए. तो ये खर्च के बारे में पूछता है, इनकम के बारे में नहीं पूछता है. इनकम तो मेन आपको घर में पता चल जाता है. वो अगला स्लाइड में आपको मिलेगा कि इनकम के लिए ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है. और ये बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर होता है. किस तरह से एक्सपेंडिचर के बारे में. अब ये सर्कुलर किसको भेजता है? जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है. एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री यानी जितना भी मंत्रालय है भारत की सरकार में, मिनिस्ट्री है, जितना भी डिपार्टमेंट है, उसका एक एडमिन विंग भी होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री होती है, उसको भेजता है. मंत्रालय में तो बहुत से अलग अलग डिवीजन होंगे, उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री होती है जो प्रशासन देखता है उस मंत्रालय का, उसको भेजता है. और जब भेजता है तो ऑफ कोर्स ये पुनः इसका जवाब देगा ना. किसको? फाइनेंस. इसको जवाब देगा, वापस आएगा कि हाँ हमारा इतना खर्च होने वाला है. अब सब लोग उसको रिपोर्ट करेगा कितना खर्च होने वाला है. जब सब लोग रिपोर्ट दे दिया, जितने भी डिपार्टमेंट, जितने भी मिनिस्ट्री, जितने भी ऑफिस हैं, सब लोग दे दिया, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम होता है उस सबको कंपाइल कर देना, सबको जोड़ देना. कंपाइलेशन, कंसोलिडेशन, सबको जब जोड़ दिया तो पूरे इंडिया का खर्चा पता चल जाएगा. नहीं,
अगर 100 लोग मान लीजिए हैं, सभी लोग दे दिया तो सबको जोड़ दो तो टोटल खर्चा पता चल जाएगा। और इस तरह से कंपाइलेशन होता है, कंसोलिडेशन होता है, एंड देन वंस इट इज डन देन फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको भेज देता है यूनियन कैबिनेट को, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। भारत की जो मंत्री परिषद है जिसके अगुआ है प्राइम मिनिस्टर, उनके पास जाता है और यहां से अप्रूवल हो जाता है। जब ये अप्रूवल कर देता है तब बजट इज रेडी फॉर प्रेजेंटेशन इन द हाउस। पार्लियामेंट में अब बजट पेश किया जा सकता है और इस प्रकार बजट की तैयारियों में 6 माह का समय लगता है। जैसे कि अगला साल का जो बजट आने वाला है उसकी तैयारियां ऑलरेडी चल रही है, जो नेक्स्ट ईयर बजट पेश होगा उसकी तैयारी चल रही है। यहां तक कोई डाउट? बोलिए, किसका वर्ड बोलिए? केंद्रीय मंत्री परिषद का अनुमोदन होगा, केंद्रीय मंत्री परिषद का अनुमोदन, राइट? केंद्रीय मंत्री परिषद का अनुमोदन होगा, यह है केंद्रीय मंत्री परिषद का अनुमोदन। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब ये अप्रूव करेगा तब ये पार्लियामेंट में जाएगा, और जब पार्लियामेंट में जाएगा तो इसको लोकसभा पास करेगा, राज्यसभा पास करेगा। जब ये लोकसभा भी पास कर दिया, राज्यसभा भी पास कर दिया, देन ये भारत के राष्ट्रपति के पास जाएगा। जब ये भी एसेंट कर दिए, जब ये भी एसेंट कर दिए, देन ये गजट में पब्लिश होगा, भारत के राजपत्र में प्रकाशित होता है, और दैट इज द फाइनलिटी ऑफ बजट। इस प्रकार बजट अप्रूव हो जाता है। जब राष्ट्रपति अनुमति दे देता है तो राजपत्र में वो पब्लिश होता है, गजट ऑफ इंडिया, एंड दैट एंड्स द फ्लो चार्ट ऑफ बजट। आई एम टॉकिंग ओनली एक्सपेंडिचर, नॉट द रेवेन्यू। वो अलग पार्ट हुआ। बजट में तो दोनों होगा, खर्च जो आपका एक्सपेंडिचर है और जो इनकम जो आने वाला है, रिसीट, क्योंकि दोनों देखना पड़ेगा। पैसा तो हिसाब आपने 100 करोड़ बना दिया, वो 100 करोड़ आएगा कहां? वो भी बजट का हिस्सा होगा, लेकिन वो कौन करेगा? नेक्स्ट स्लाइड में। क्लियर हुआ इतना? राइट। सो रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट बनाने की, जैसा कि मैंने कहा, वित्त मंत्रालय की है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय रेस्पॉन्सिबल है बजट के बारे में सारा काम करने के लिए। हर मंत्रालय बटा हुआ होता है डिपार्टमेंट्स में। आपको जानते हैं कि एक मिनिस्ट्री में कई एक डिपार्टमेंट हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, छोटा है तो, बड़ा है तो 2-3 डिपार्टमेंट होगा, यानी विभाग होता है। मंत्रालय किसमें बटा होता है? विभाग में, डिपार्टमेंट में। तो रेस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री है आपका वित्त मंत्रालय। यह जो वित्त मंत्रालय है उसी का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वित्त मंत्रालय का जो पॉलिटिकल हेड होगा उसका कैबिनेट मंत्री होगा। वर्तमान में निर्मला सीतारमण है, वित्त मंत्री है, सी इज फाइनेंस मिनिस्टर, और उनके अंडर में मिनिस्टर ऑफ स्टेट राज्य मंत्री होते हैं। एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है पॉलिटिकल एंगल में। और जो ब्यूरोक्रेटिक होते हैं, आईएएस होते हैं वित्त मंत्रालय में, वो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं। ये पॉलिटिकल हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव में ब्यूरोक्रेटिक। और जो वित्त मंत्रालय का सबसे 1 नंबर का जो होगा, सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर को दिया जाता है, वो फाइनेंस सेक्रेटरी होता है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट होता है। इस पोस्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि अत्यंत ही कंपिटेंट बंदा को दिया जाता है, जो वित्त सचिव का होता है, सीनियर आईएएस ऑफिसर, और जो को फाइनेंस का भी अच्छा साउंड नॉलेज हो, उसको दिया जाता है। अब देखिए, मैंने जैसे कहा कई एक डिपार्टमेंट में बटा होता है। अब जैसे ये देखिए, ये डिपार्टमेंट 1 हुआ, ये डिपार्टमेंट 2 हुआ, डिपार्टमेंट 3 हुआ, इस तरह से बटा हुआ है। जो पहला डिपार्टमेंट है वित्त मंत्रालय का, उस डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, यानी आर्थिक मामलों का विभाग। इसका हेड कौन होगा? एक सेक्रेटरी होगा जो आईएएस ऑफिसर है। डिपार्टमेंट का तो जो ब्यूरोक्रेटिक होगा, कोई आईएएस ऑफिसर होगा, वो उसका सेक्रेटरी होता है। ओवरऑल पूरे फाइनेंस का हेड ये होगा, ऑल डिपार्टमेंट्स का हेड फाइनेंस सेक्रेटरी। इसके नीचे हर डिपार्टमेंट का एक आईएएस ऑफिसर सेक्रेटरी होता है, राइट।
सो आर्थिक मामलों का विभाग, और इस एक विभाग, जैसे मैं पुनः आपको क्लियर कर दूं, मैं जैसे बताया एक जो मिनिस्ट्री है यानी कि जो मंत्रालय है वो बटा होता है विभाग में यानी कि डिपार्टमेंट्स में। मैं बताया डिपार्टमेंट में बटा होता है और विभाग के अंदर कई एक डिवीजन हो सकते हैं। सो वेरियस डिविजन्स कुड बी देयर इन वन डिपार्टमेंट। मंत्रालय बटा होगा विभागों में, 1 2 3 जितना भी विभाग हो, और हर विभाग में कई एक डिवीजन होते हैं, तो डिविजन्स में ये बटा होता है। तो वित्त मंत्रालय में कई एक विभाग हैं, जिसका पहला विभाग है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और इसमें एक डिवीजन है जिसका नाम होता है बजट डिवीजन। बजट डिवीजन, यही बजट डिवीजन A to Z फॉर बजट रेस्पॉन्सिबल है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, कौन सा विभाग रेस्पॉन्सिबल है बजट प्रिपरेशन से लेकर सारा पार्लियामेंट में पास कराने से लेकर? यह है आर्थिक मामलों का विभाग, जिसके अंडर में होता है बजट डिवीजन। राइट, समझ में आ रही है आपको? दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, इसको बोलते हैं व्यय विभाग। यह भी वित्त मंत्रालय का दूसरा डिपार्टमेंट है। इसका काम क्या होता है कि जितना भी एक्सपेंडिचर का मैटर है, जितना भी खर्च है, यह बताता है, यही पूछेगा, यही पूछेगा, यही सर्कुलर देता है सबको। जो सर्कुलर की बात मैं कहा था, यही डिपार्टमेंट सबको देता है सर्कुलर। तुम अपना खर्च बताओ, सभी लोग, जितने भी सरकार के विभाग हैं, ऑफिस हैं, इंडिया के सभी राज्यों में, यूटीज में, वो सबको लेटर जारी करके यही डिपार्टमेंट खर्च का डिटेल्स लेता है सर्कुलर जारी करके। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर यानी व्यय विभाग। ऑल एक्सपेंडिचर मैटर्स कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। खर्च का A to Z सर्वे सर्वा यही होगा। अगर कोई पोस्ट क्रिएट करना है तो पैसा लगेगा, उसमें सैलरी देनी पड़ेगी, पेंशन होगा। इसकी अनुमति के बिना कोई पोस्ट क्रिएट नहीं होगा। एक ब्रिज बनाना है, रोड बनाना है, रेल बनाना है, एयरपोर्ट बनाना है, FDI बनाना है, कंपनी बनाना है, जहां भी खर्च का मैटर हो, 1 रुपीज या एंडलेस लिमिट, सब में इसका अप्रूवल जरूरी है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। और इसका भी एक IAS ऑफिसर हेड होगा, क्योंकि यह भी एक डिपार्टमेंट है। जो तीसरा डिपार्टमेंट है, जो थर्ड डिपार्टमेंट है फाइनेंस का, वो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू यानी राजस्व का विभाग। राजस्व विभाग है, और यह राजस्व मतलब इनकम, रेवेन्यू, पैसा कैसे आएगा। यह तो खर्चा वाला है, इसके तिजोरी निकालने वाला है, खर्च की केवल अनुमति देता है। यह रेवेन्यू की बात करेगा, आएगा कहां से। इसका विषय है, डोमेन एरिया है कि इनकम कहां से होगा, रेवेन्यू कहां से आएगा, राजस्व कहां से आएगा। और ये टोटल टैक्सेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जो कर है, कर के मामलों में कितना इनकम आएगा टैक्स के द्वारा। आपको पता है कि टैक्स 2 तरह के होते हैं, एक है हमारा डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि एक होगा प्रत्यक्ष कर और एक होगा अप्रत्यक्ष कर। 2 तरह के कर होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों आता है इसी राजस्व विभाग में। राइट, राजस्व कर का ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन करने के लिए राजस्व विभाग में ही 2 बड़े ऑफिस हैं। एक देखता है डायरेक्ट टैक्स को, एक देखता है इनडायरेक्ट टैक्स को। पूछा हुआ क्वेश्चन है, यह है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, पूरा का पूरा डायरेक्ट टैक्स देखने वाला है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल अगर आप करें तो पर्सनल इनकम टैक्स। पर्सनल इनकम टैक्स आपके सैलरी पर जो टैक्स करता है, सोर्स पर, TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। पर्सनल इनकम टैक्स है, सीधे सैलरी से ही कट जाता है। इट इज ए डायरेक्ट टैक्स, जिस पर लगाया जाता है टैक्स वही भुगतान करता है। दैट्स व्हाई इट इज ए पर्सनल इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का डेफिनेशन है, जिस पर लगाया जाएगा उसको भुगतान करना पड़ेगा, वो आगे शिफ्ट है
नहीं कर सकता। एंड द सेकेंड वन जो कंपनियों पर लगता है, जैसे कॉरपोरेशन टैक्स, ये भी डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। कॉरपोरेशन टैक्स, दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सो पर्सनल इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, बोथ आर एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और इसका पूरा देख रेख विद इन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू कौन करता है? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। एक और डिपार्टमेंट है जिसका नाम है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। अपने से मत बताइए, समझिए पहले। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। नोट कर लीजिए, आई रिपीट फॉर दोज जो क्लियर नहीं देख पा रहे हैं, सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, अप्रत्यक्ष कर और कस्टम का केंद्रीय बोर्ड। किसके अंडर में आएगा? राजस्व मिनिस्ट्री का। कौन पूछ रहे हैं? अभी तो बता तो दिया। आप यहां रहिएगा तभी समझ पाइएगा। यू हैव टू बी हियर, नॉट फिजिकली, मेंटली ऑल्सो। आई टोल्ड इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स ये डायरेक्ट टैक्स है, जिस पर लगाया जाएगा वही भुगतान करेगा। इनडायरेक्ट टैक्स लगाया गया आप पर और आपने उसको शिफ्ट कर दिया। आप कपड़े के व्यापारी हैं, चाहे होलसेलर या रिटेलर, टैक्स आप पर लगा और सब कंज्यूमर से वसूल कर रहे हैं। हम खरीदने गए, वो टैक्स भी उसमें जोड़ दिया, शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, और ये शिफ्ट नहीं हो पा रहा है। दो बोर्ड हैं, दोनों बोर्ड के बारे में पूछा हुआ है। कोई डाउट? यहां तक क्लियर है? तो तीन डिपार्टमेंट हमने बताया। मेनली ओवरऑल रेस्पॉन्सिबल है इकोनॉमिक अफेयर्स, खर्च का टोटल हिसाब किताब ये है। अब समझिए, खर्च के बारे में सारा इसको ये जानकारी देगा। एक्सपेंडिचर वाला सारा बताएगा कि हाँ जी टोटल खर्चा भारत सरकार का इतना है साल भर में, और ये बताएगा कि टोटल इनकम इतना आने वाला है। जहां तक टैक्सेस का बात है, टोटल बता देगा कि इतना खर्च होने वाला है। क्लियर है? अब आगे देखिए। नाउ दिस इज द फोर्थ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि वित्तीय सेवाओं का विभाग, चौथा डिपार्टमेंट है फाइनेंस मिनिस्ट्री में। और इसमें आता है बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वित्तीय संस्थान। इसमें नेशनल पेंशन जो सिस्टम लागू हुआ है, पेंशन वाला, ये सब यही देखता है। जितनी इंश्योरेंस कंपनियां हैं यही देखता है। जितने भी इंडिया के बैंक्स हैं सब इसमें आ जाएंगे। ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वित्तीय संस्थान इसमें आ जाएगा। सभी एनपीएस के सिस्टम और इंश्योरेंस कंपनीज सब इसमें आ जाएगा। ये बताएगा लोग कि बैंकों का मुनाफा कितना होने वाला है साल भर में। ये अपना इनकम ये भी बताएगा, क्योंकि बैंक्स का हेड यही है। ये बताएगा कि बैंकों का मुनाफा क्या होगा और इंश्योरेंस से कितना आने वाला है, ये सभी लोग बताएगा। ये भूमिका है इनकम को बताने में। और चौथा है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिसइन्वेस्टमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, चौथा पांचवा डिपार्टमेंट हो गया। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, आज का लेटेस्ट ये सब मैं दे रहा हूं। इसका हिंदी में हुआ निवेश और लोक संपदा प्रबंधन का विभाग। निवेश और लोक संपदा प्रबंधन का विभाग। अब तुरंत ये डिपार्टमेंट जग गया और क्या बोलेगा? महाराजा बिक गया। कौन महाराजा? एयर इंडिया। वो बिक गया और एयर इंडिया के बिकने से इतना पैसा आएगा, ये तुरंत बता देगा कि एयर इंडिया बिक गया, सेल बिक गया, भेल बिक गया, ओएनजीसी का इतना शेयर है। जितना भी डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, विनिवेश से कितना आय होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत एग्रेसिव टारगेट रखती है। विनिवेश है, स्ट्रेटेजिक सेलिंग है, ये
बेचने से कितना पैसा आएगा, वो इनकम का हिस्सा बनेगा बजट में। ये बताएगा डिसइन्वेस्टमेंट एयर इंडिया या जितना भी हो रहा है आने वाले साल में, ये सब बता देगा इनकम। ये है आपको बजट में इन्वॉल्व कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। क्लियर है? ठीक, फिर समझिए टैक्स के बारे में आपने पूछा है कि टैक्स क्या है। तो गवर्नमेंट जो है अनेक प्रकार की सेवाएं आपको दे रही है। लैंड मिल रहा है आपको, एयरपोर्ट मिल रहा है, रेलवे मिल रहा है, बहुत सी सुविधाएं मिल रही है गवर्नमेंट को। रोड बना रहा है, एयरपोर्ट बना रहा है, ब्रिज बना रहा है। अब आप ही के पैसे से बनेगा, पैसा नहीं आएगा तो गवर्नमेंट कैसे एसेट बनाएगा? उसके लिए टैक्स लगाना जरूरी है। अब टैक्स दो तरह का होता है, एक प्रत्यक्ष कर हुआ और एक हुआ अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर हुआ। प्रत्यक्ष कर वो है जिस पर लगाया जाएगा वही भुगतान करेगा, वो किसी और पर उसको शिफ्ट नहीं कर सकता। अप्रत्यक्ष कर वो है कि जिस पर लगाया जाएगा वो आगे शिफ्ट कर देगा, अंततः कंज्यूमर को पे करना पड़ता है। प्रत्यक्ष कर का अगर एग्जाम्पल देंगे तो इनकम टैक्स का व्यक्तिगत आयकर जो होती है, व्यक्तिगत आयकर एग्जाम्पल है, जो कि सैलरीड इंप्लॉइज पर लगाया जाता है। इनकम टैक्स अगर आपको सैलरी नहीं मिलता है, घर में ट्यूशन से पढ़ा रहे हैं, तो भी आपको इनकम टैक्स देना है, आईटीआर भरना पड़ेगा। इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपकी आय आती है तो, और उस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो आपको देना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। सैलरी वालों को तो सैलरी काट कर ही उतना पैसा मिलेगा, जो डीडीओ होगा उतना पैसा काट देगा। ड्रॉइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर जो आपके सैलरी बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उतना पैसा काट कर वो देख लेता है कि साल भर में इतना आएगा, आपका इनकम बन रहा है, किस रेंज में आ रहे हैं इनकम टैक्स में, उस पैसा से मंथली आपको काटता जाएगा और सैलरी आपको बाकी दे देगा। और जो पैसा इनकम का कटा वो सरकार के ट्रेजरी में वो जमा करते जाता है। ये व्यक्तिगत कर हुआ, आयकर हुआ। और एक कंपनियों पर लगता है जो कि कॉरपोरेशन टैक्स होता है। कॉरपोरेशन टैक्स कंपनियों की आय पर, कॉरपोरेशन टैक्स जो कंपनियों की आय पर होता है। गॉट माय पॉइंट? इन दोनों को देखरेख करने वाला और नीति निर्धारण करने वाला राजस्व विभाग के अंदर में ही जो बोर्ड है वो रिस्पॉन्सिबल है, जिसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। संपूर्ण सर्कुलर यहीं से निकलेंगे। जो जहां तक इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स का सवाल है, कब तक टैक्स फाइल कर सकते हैं, कब तक आईटीआर फाइल नहीं कर सकते हैं। और एक दूसरा बोर्ड है जो अप्रत्यक्ष कर को डील करता है। अप्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल कहेंगे तो सबसे फेमस एग्जाम्पल होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, पहले गुड्स टैक्स, गुड्स पर लगने वाला टैक्स अलग था, सर्विस पर लगने वाला सर्विस टैक्स था, गुड पर लगने वाला था एक्साइज भी लगता था, सेल्स टैक्स लगता था, वैट लगता था, बहुत से अलग अलग टैक्स थे। लॉट ऑफ टैक्सेशन। अगर टैक्स की लिस्ट करेंगे, ऊपर से लिखना शुरू करेंगे तो नीचे हो जाएगा। दैट इज प्लेथोरा ऑफ द टैक्सेस। और कैस्केडिंग इफेक्ट था, टैक्स पर टैक्स। और ये टॉपिक तो चूंकि जीएसटी का है नहीं, जीएसटी में हम लोग बताएंगे जीएसटी का कैसे हम लोग जीएसटी हमारे यहाँ लॉन्च हुआ है, उसके इंपैक्ट क्या है, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं। जीएसटी आया, गुड्स और सर्विस पर कॉमन टैक्स है, इसके अलग अलग रेंज है। जीएसटी इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। और कुछ विषयों में अभी भी जीएसटी नहीं लग रहा है, उसको जीएसटी से बाहर रखा गया है। जैसे पीओएल, पेट्रोल पर नहीं है अभी, राइट। अभी भी एक्साइज, कई वस्तुओं पर एक्साइज भी लग रहा है, कई वस्तुओं पर अभी वैट चल ही रहा है। मतलब पूरी तरह जीएसटी सभी को कवर नहीं कर रहा है, कई चीजों को जीएसटी से बाहर रखा गया है, लेकिन उस पर टैक्स तो लगेगा ही। एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट टैक्स का, और इसको देखरेख करने के लिए है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। और कस्टम ड्यूटी जो है वो भी एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट टैक्सेस का, यानी कस्टम को अभी उसमें शामिल नहीं किया गया है। कस्टम ड्यूटी को जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। अब उसमें आईजीएसटी है, एसजीएसटी है, सीजीएसटी है। जब वो करेंगे तो बहुत क्लियर आपको हो जाएगा। नाउ एनी डाउट? थैंक्स।
अगर आप बजट समझते हैं तो फिर आप दूसरे को बता सकते हैं, यू कैन गाइड, यू कैन टीच हाउ अ बजट इज प्रेजेंटेड। बुक इससे नहीं होगा, किताब में संपूर्ण चीजें हैं लेकिन नहीं हो पाता क्लियर, इसीलिए आप लोग यहां पर हैं। अदरवाइज 1000 के बुक में सब कुछ नॉलेज आपको मिल जाएगा अधिकांशतः, लेकिन फिर पढ़ाने वाले की एक अपनी भूमिका होती है जो आप समझ रहे हैं। स्टेजेज इन बजट इनैक्टमेंट, बजट इनैक्टमेंट का स्टेज क्या है, कितने स्टेज से होकर बजट पास होता है, बुक्स में दिया हुआ है सब चीजें, लेकिन आप समझिए इन बातों को क्योंकि वहां से क्लियर नहीं होगा। पहला जो है स्टेज वो है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट यानी बजट की प्रस्तुति, बजट की प्रस्तुति, बजट पेश किया जाना पहला स्टेज है जिसे कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरणी। दैट्स द फर्स्ट स्टेज इन बजट इनैक्टमेंट। सर्टेन डिटेल्स आर देयर। पहले 2 बजट पेश होता था भारत की सरकार का, एक आम बजट, एक रेलवे बजट। सो 2 बजट्स वर देयर। 3 बजट भी हो सकता है, एक डिमांड था कि डिफेंस का अलग बजट हो, ये भी हुआ था क्योंकि डिफेंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, काफी खर्च है और उसके लिए सेपरेट चाहिए डिफेंस का। तो बीच में मांग उठी थी, कुछ साल पहले की बात है कि डिफेंस का अलग बजट कर दो, रेलवे का है तो डिफेंस का क्यों नहीं। लेकिन जो सिचुएशन बना उसके अनुसार 1 इंडिया 1 बजट, आज का जो सिचुएशन है एक बजट पूरे भारत के लिए, यानी भारत में भारत की सरकार के तहत जितने भी विभाग, जितने भी मंत्रालय, जितने भी ऑफिस हैं सबके लिए एक ही बजट, 1 कंट्री 1 बजट। सो सिंगल बजट फॉर ऑल मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑब्लिक ऑफिसेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जितने भी भारत सरकार के कार्यालय हैं 28 राज्य और ऑल केंद्र शासित प्रदेशों में, सभी मंत्रालयों के लिए, सभी विभागों के लिए सिंगल बजट, एकल बजट पेश होता है। पहले रेलवे बजट अलग था, रेलवे बजट और आम बजट का कॉन्सेप्ट था। रेलवे बजट मर्ज कर गया जनरल बजट से, दिस रेलवे बजट मर्ज विथ जनरल बजट, मिल गया ये दोनों, ये जनरल बजट में मिल गया, ये इसमें नहीं मिला, ये मिला इसमें। रेलवे बजट मर्ज कर गया, मिल गया किसमें, आम बजट में। क्वेश्चन आता है किसके सुझाव पर, ये विवेक देव रॉय, ये नीति आयोग के मेंबर विवेक देव रॉय, ये नीति आयोग के मेंबर हैं, इनके सिफारिश पर ये जो कार्य हुआ, रेकमेंड ये हुआ कि रेलवे बजट मर्ज कर गया जनरल बजट से, और यानी कि अब अलग से रेलवे का बजट पेश नहीं किया जाता है, सेपरेट नहीं होता है। और एक क्वेश्चन पूछा है कब से हुआ, विथ इफेक्ट फ्रॉम बजट एस्टीमेट 17-18, वित्त वर्ष 2017-18 का जो बजट पेश किया गया उसमें अलग से रेलवे का बजट नहीं हुआ। तो एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि अंतिम रेलवे बजट कब पेश किया गया, 16-17 का, वित्त वर्ष 2000 अंतिम, 17-18 में अलग बजट रेलवे का नहीं था। 1 फरवरी 17 को यह बजट पेश किया गया था। हम बोले ना कि एडवांस में बजट होता है। 1 फरवरी 2017 को आने वाला साल 17-18 के लिए जो 1 अप्रैल से शुरू होता, क्लियर है, यह बात हुई कि ये 1 बजट अब 1 बजट हो गया। और इस पर एक क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, पूछता है रेलवे बजट के बारे में कि पहले क्या था, कि रेलवे बजट तो अलग था पहले, ठीक है। शुरू में 1921 में सबसे पहले रेलवे बजट माने जो अलग था पहले, ये शुरुआत, ये परंपरा 1921 में आई। रेलवे बजट अलग कब हुआ, 1921 में। 1921 में सेपरेट रेलवे बजट की शुरुआत हुई, पेश हुआ, और ये परंपरा चली 16-17 तक। 1921 में जो परंपरा हुई अलग रेलवे बजट का, यह परंपरा कब तक शुरू चली, 2016-17 वित्त वर्ष तक, क्योंकि 17-18 से रेलवे बजट खत्म हो गया, बंद हो गया। और जो 21 में जो रेलवे बजट सेपरेट स्टार्ट हुआ था, उसका रिकमेंडेशन किया था एक वर्थ कमेटी, एक वर्थ कमेटी के रिकमेंडेशन पर यह हुआ था।
अब ऐसे पढ़ेंगे तो यूपीएससी कहाँ आपको कहेगा, वो भी कहेगा कि ग्रीन सिग्नल है अगले स्टेज के लिए। यूपीएससी भी बोलेगा ग्रीन सिग्नल है। लक्ष्य को ऊंचा कीजिए। द हायर यू थिंक द हायर यू गेट, द हायर यू थिंक द हायर यू गेट। जितना ऊंचा सोचिए उतना ऊंचा प्राप्त होगा। इससे बाद बजट आप निकालिए और बोलिए कि ये बजट आप जो पढ़ाए हैं अब तक यूपीएससी में जितना भी क्वेश्चन डे 1 से पूछा हुआ है सभी का समावेश है, इन फैक्ट्स में सभी का समावेश है। अब एक दूसरी बात इससे निकल कर आएगी, ठीक है, वो बात ये निकल कर आ रही है कि पहले जो बजट पेश होता था 28 फरवरी को बजट पेश की सिस्टम था। 28 फेब बजट इसी दिन पेश होता था 28 फरवरी को। बाद में उसको प्रीपोन कर दिया गया, पहले कर दिया गया। अब 1 फरवरी को पेश होता है बजट, यानी 28 फरवरी से 1 फरवरी कर दिया गया। यह कब किया गया? 1 फरवरी 2017-18 वित्त वर्ष से। पूछता है क्वेश्चन, 2017-18 का जो बजट पेश हुआ उसमें पहली बार 1 फरवरी को पेश हुआ, 2017-18, और यही सरकार है वर्तमान वाली। 1 फरवरी को, अदरवाइज उसके पहले होता था 28 फरवरी को। क्लियर है? उसके अलावा पहले 5 बजे शाम को अपना ब्रीफ केस लेके आते थे वित्त मंत्री बजट पेश करने के लिए शाम को, और आदमी सोते सोते पूरा ध्यान रखता था, 9-10 राज्य बज जाता था पूरा, समझते हुए कि बजट में क्या खास बातें हैं तो नींद डिस्टर्ब ना हो। इसके लिए इसको परंपरा को क्या कर दिया गया? अब ये 11 बजे 11 AM 11 बजे अब बजट पेश हुआ। और इसकी शुरुआत वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम में हुई 2001-2002 के बजट में। 11 बजे जो बजट पेश की परंपरा हुई वो पहली बार जो स्टार्ट हुआ वित्त वर्ष 2001-2002। 1 और 2 क्यों बोलते हैं? क्योंकि 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगला साल वो चला जाता है, 12 महीना तो बनना चाहिए, इसलिए 1-2 लिखा जाएगा, हमेशा वित्त वर्ष ऐसे होगा। क्लियर हुआ? ये आपका बजट का 2 फैक्ट। 28 फरवरी वाला फैक्ट पूछता है, ये 5 बजे शाम से ये वाला फैक्ट पूछता है, और रेलवे और आम बजट का फैक्ट पूछता है जो आपके सामने मैंने रखा। 1-2 लेट ना बनिए, देन एंड देयर। अब लगता है कि आप जो है ऑनलाइन वाले भी आज पछतावा नहीं होगा कि सर आपका बोर्ड नहीं आ रहा है, क्योंकि कमेंट्स में देखा हूं तो कई लोगों का लग रहा था, ऑनलाइन क्लास में बोल रहे हैं लोग कि सर क्लास ठीक से बोर्ड दिख नहीं रहा है। यानी बोर्ड दिखेगा, पता तो चले कि प्रॉब्लम कहां हो रहा है, फिर उसका सॉर्ट आउट आदमी करेगा। नाउ आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैं बताया यही बजट है देश का। ये वित्त मंत्री पेश करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति की ओर से भारत का जो वित्त मंत्री है, केंद्रीय वित्त मंत्री, वह बजट पेश करते हैं। और जो बजट पेश करते हैं, जो भाषण देते हैं, उसका नाम है बजट स्पीच, यानी बजट भाषण। यही ना पेश करते हैं जी 11 बजे से बजट भाषण। और ये दोनों हाउस में उनका भाषण रखा भी जाता है, प्रिंटेड कॉपी। अब तो सिस्टम हो गया है कि सब टैब पर सबको दे दिया गया है, एमपीज, पार्लियामेंट और राज्यसभा को सबको फॉरवर्ड कर दिया जाता है। हार्ड कॉपी अब नहीं चलता, नया सिस्टम आ गया, टैब में सबको एक क्लिक में सबको चला जाता है बजट भाषण। और ये जो परंपरा है बजट किस तरह से पेश किया जाएगा, लोकसभा का रूल्स है, यूपीएससी में पूछा हुआ है, रूल 213 ऑफ द लोकसभा। ये बताता है कि बजट कैसे पेश किया जाएगा और उसकी फॉर्मेलिटीज क्या होगी। क्लियर हुआ? फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो बजट पेश करता है, बजट प्रेजेंट करते हैं, जिनको बजट स्पीच कहा जाता है। मेरे लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए, इसमें क्या लिखा है उस पर ज्यादा नहीं, मैं जो बोल रहा हूं उसको आपको ध्यान देना होगा। और इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों 100% कंफर्टेबल होना चाहिए इन चीज को समझने के लिए, और आपको इंटरेस्ट आना चाहिए। क्लास का एक भी स्टूडेंट अगर नहीं समझ पाता है तो यह बहुत ही तकलीफ की बात होगी, इसलिए एवरीवन हैज टू अंडरस्टैंड। और जो लोग मिस कर रहा होगा आज का क्लास, अब समझिए
कितना बड़ा ये हो रहा होगा। आपका फायदा है ऑफलाइन क्लास में, बिकॉज आप क्वेश्चन कर रहे हैं। ऑनलाइन क्वेश्चन ऑनलाइन नहीं हो पाएगा, ऑनलाइन केवल सुन रहे हैं। लेकिन जो ऑफलाइन यहां बैठे हुए हैं आप लोग, आपका क्वेश्चन भी आ रहा है तो मैं सॉल्यूशन भी दे रहा हूं। क्लियर हुआ? यह बजट एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है, गोपनीय दस्तावेज, गोपनीय दस्तावेज होता है। यह कॉन्फिडेंशियल होता है, गोपनीय होता है। होता यह है कि जब जब खर्चा का पूरा हिसाब आ गया और इनकम का भी पता चल गया तो वो छपेगा ना सारा। उसके पहले एक माह पहले, बजट पेश करने के पहले 1 फरवरी को होता है, जनवरी में एक हलवा पार्टी होता है, हलवा पार्टी, जिसमें निर्मला सीतारमण भी थोड़ा सा अपना योगदान देती हैं। पब्लिक एक फोटो उनका भी क्लिक हो जाता है हलवा सर्व करते समय। और आईएएस ऑफिसर्स और सेक्शन ऑफिसर जितना भी वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के लोग हैं, उनको एक तरह से समझिए, दे कैन नॉट गो टू देयर होम, दे कैन नॉट कीप देयर मोबाइल फोन्स। ना मोबाइल पास में रख सकते हैं, ना कम्युनिकेट कर सकते हैं, परिवार से भी दूर रहते हैं। अर्जेंट विषय पर परिवार से संपर्क करते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी का मामला है, सीक्रेसी का मामला है, कोई नहीं जानना चाहिए जब तक कि बजट हाउस में पेश ना हो जाए। इट्स ए सीक्रेट डॉक्यूमेंट। हलवा पार्टी होता है, ये सब शुरुआत होती है। प्रिंटिंग मशीन भी अंदर ही होता है, प्रिंट भी हो गया और जब हाउस में रखा गया तब ओपन हो गया, तब उस दिन मुक्त होता है, वो लोग फ्री होता है। समझ रहे बात? क्योंकि अगर आपको 1 माह पहले पता चल गया अच्छा ये टैक्स बढ़ने वाला है, घटने वाला है, बस आप उसी में आप करामात कर देंगे। इसलिए किसी को पता नहीं चले क्या होने वाला है, उतना ही में लोग दिमाग लगा देगा और कोई करोड़पति बन जाएगा, कोई जीरो में मिल जाएगा। नहीं तो, नहीं 6 महीना तक नहीं, जब सब कंपाइल हो गया तब, खंडित अवस्था में नहीं, कंपाइल हो जाने के बाद सरकार बताएगी ना कि कितना टैक्स घटेगा बढ़ेगा। ये डिसीजन जब सरकार के लेवल पर हो गया तब, ये बात अगर लीक हो गया मार्केट में गई तब आने से पहले, इसीलिए तो अंदर में हॉल में कैद करके रखा जाता है उनको। मैंने कैद वर्ड नहीं है, मतलब ये डेकोरम है। आप भी आईएएस बनेंगे तो आपको भी बहुत सा होगा। अगर लीक हो गया तो क्या कुछ हो सकता है, सरकार पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? लीक होगा तो एफआईआर सीधे होगा, जेल जाइएगा, ठीक है, अगर गलत होगा तो। नहीं होना चाहिए, हो गया तो क्या हुआ, तो रूल का ब्रेक हो गया। अब जो होगा सो रूल के अनुसार होगा। सरकार का लॉस है, सरकार मैनेज करने में फेल हो गई, अब फिर शुरू हो। सरकार का है, सरकार गिरने का अलग तरीका है, लेकिन ये सरकार की विफलता है कि वो प्रशासन नहीं कर पाई और जो आईएएस ऑफिसर हैं वो टर्मिनेट होंगे, सर्विस से बाहर जाएंगे। सरकार गिरने वाली बात नहीं होती। सुन लीजिए, बात क्लियर हो गया। पूरा बजट आपका नहीं हो पाएगा ऐसे। बजट स्पीच, बजट भाषण सबको मिलता है उसकी कॉपी, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में हैं। बजट स्पीच सभी को एक एक कॉपी दे दिया जाता है, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। इसके अलावा अन्य कई दस्तावेज लोकसभा और राज्यसभा में रखा जाता है। केवल बजट भाषण, बजट भाषण ही नहीं होता, उसके अलावा कई एक डॉक्यूमेंट, इनमें से कौन और इनमें से कौन नहीं, यही यूपीएससी का पीटी का क्वेश्चन बन जाएगा, बीपीएससी का। कौन कौन से रखा जाता है, कौन कौन से नहीं रखा जाता है। रखा जाता है जान लीजिएगा, तो नहीं रखा जाता है को रूल आउट कर सकते हैं। पहला, आर्टिकल 112, बजट भाषण के अलावा और क्या क्या दस्तावेज रखा जाता है जो बजट का हिस्सा होता है। टैब बजट भाषण दिया जाता है, लेकिन जो पेपर की आवश्यकता होती है वो तो रहेगा ही। वो टैब विकल्प, ऑनलाइन विकल्प हमेशा तो हो नहीं सकता, अल्टीमेटली यहां आना पड़ेगा। जो ऑनलाइन भी जो लोग पढ़ रहे हैं उनको भी एक समय महसूस होगा कि हम यहां जाकर कुछ एक्स्ट्रा पा सकते हैं। अगर 5% एक्स्ट्रा वो पा सकते हैं तो वो लोग यहां आएगा, क्योंकि वही 5% से वो लोग इन होगा या आउट होगा, मतलब कि उनका पीटी होगा या नहीं होगा, ये फायदा होगा। तो वो भाषण तो चला जाएगा, लेकिन ये सब पेपर, फिजिकल पेपर प्रिंट सब रखा जाएगा, बाकी सब। पहला आर्टिकल 112, इसके तहत एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी रखी जाती है, वार्षिक वित्तीय विवरणी, नंबर 1। नंबर 2, आर्टिकल 113 के तहत
DFG यानी डिमांड फॉर ग्रांट्स, अनुदान की मांगे रखी जाती है, अनुदान की मांगे, डिमांड फॉर ग्रांट्स, अनुदान की मांगे। बता दिया। आप लोग एब्सेंट अगर रहेंगे यहां पर तो आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल, आपको यहां पर रहना होगा। आई एम टॉकिंग, इफ यू आर मेंटली नॉट हियर देन आई विल मिस, आपको यहां अटेंटिव रहना पड़ेगा। वो नहीं दीजिए, मोबाइल में क्या देख रहे हैं? डोंट सी, नो नो, नॉट अलाउड। अनुदान की मांगे, डिमांड फॉर ग्रांट्स, क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्या है? डिमांड फॉर ग्रांट्स, ये खर्च है, ये एक्सपेंडिचर है, हर मिनिस्ट्री का, हर मंत्रालय का, हर विभाग का जो भी खर्च है, उन खर्चों के लिए डिमांड फॉर ग्रांट्स रखा जाता है। यानी वो डिमांड कर रहा है, वित्त मंत्रालय हमको इतना चाहिए, रेलवे हमको इतना चाहिए, विदेश हमको इतना चाहिए, डिफेंस हमको इतना चाहिए, प्रवासी भारतीय मंत्रालय हमको इतना चाहिए, ये सबका डिमांड है जी। सभी लोग डिमांड कर रहा है, हमको इतना, हमको इतना, हमको इतना। अब डिमांड करने से क्या होगा? पार्लियामेंट उस मांग को मानेगा तब ना, डिमांड एक्सेप्ट होगा तब ना, और जब डिमांड एक्सेप्ट हो गया तब यही डिमांड ग्रांट बन जाता है। पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, जिस तरह से यूपीएससी घुमा ले आपका कवरेज होगा इस टीचिंग से, स्टडी से। इसको आप बार बार इस वीडियो को देख सकते हैं बाद में। जब डिमांड पास हो जाएगा वो बन जाता है ग्रांट, इसलिए इसे कहा जाता है DFG, डिमांड फॉर ग्रांट्स, अनुदान की मांगे। ये रखा जाएगा, यानी जितने सरकार के सभी ऑफिसेस का यहां पर खर्च का डिमांड होगा, ये रखा जाएगा। आर्टिकल 110(1)A, इसके तहत फाइनेंस बिल रखा जाता है। आई डिस्कस्ड यस्टरडे व्हाट इज फाइनेंस बिल, जिसमें टैक्सेशन का प्रपोजल है, क्योंकि बिना पार्लियामेंट के अनुमति के आप टैक्स नहीं लगा सकते। आर्टिकल 265, नो टैक्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड अनलेस एप्रोप्रिएटेड बाय लॉ। तभी लॉ बनने की बात है, यही ना लॉ बनेगा। जब ये पास हो जाएगा तो ये फाइनेंस एक्ट बन जाएगा, अब आप टैक्स लगा सकते हो। इसका भी रखा जाता है, इसमें टैक्सेशन प्रपोजल होता है या करारोपण का प्रस्ताव होता है कि कितना कर लगाया जाना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोथ। ये फाइनेंस बिल का मामला है, ये भी रखा जाता है। स्टेटमेंट अंडर FRBM एक्ट 2003, स्टेटमेंट रखा जाता है FRBM एक्ट। पूछा हुआ था पिछले यूपीएससी के पीटी में, पिछला वाला में यही पूछा हुआ था। फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। ये अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय में ये कानून बना था और आज भी कंटिन्यू है। इस पर एनके सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया है FRBM पर। और ये क्या है? एक कानून है ये तो पार्लियामेंट का। इसमें कहा गया है कि बजट घाटा को कम करने के लिए क्या क्या मेजर्स करने हैं। रेवेन्यू डेफिसिट को कैसे कम करना है, फिस्कल डेफिसिट को कैसे कम करना है, राजस्व घाटा को कैसे कम करना है, राजकोषीय घाटा को कैसे कम करना है, और इसके तहत शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म क्या प्रयास किए जाने हैं, उन प्रयासों को यहां पर डॉक्यूमेंट के रूप में रखना है। ये एक्ट का रिक्वायरमेंट है कि उन प्रयासों को आप डॉक्यूमेंट में बताइए। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ये सब यहां रखना है, और मिड टर्म। यदि 3 डॉक्यूमेंट रखा जाता है जो ये लॉ के तहत रखना जरूरी है, FRBM एक्ट, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। बोलिए, ठीक है। एक्सपेंडिचर बजट रखा जाता है, एक्सपेंडिचर बजट, और उसमें एक्सपेंडिचर प्रोफाइल भी होता है अलग अलग डिपार्टमेंट का। एक्सपेंडिचर बजट ये भी एक रखा जाता है। इसके अलावा रिसीट बजट भी रखा जाता है। प्राप्तियों का बजट और व्यय का बजट दोनों अलग अलग भी रखा जाता है। एक्सपेंडिचर बजट एंड रिसीट बजट, क्लियर है?
नहीं भी क्लियर होगा तो बोल दीजिएगा कि क्लियर है। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक और इंटरेस्टिंग बात जो मैंने बता रहा था कि रिसीट बजट रखा जाता है, इसमें वेरिएशन भी रखा जाता है। एक बजट रखा जाता है, जैसे आप देखिए इस साल कौन सा बजट पेश किया गया जो अभी चल रहा है। देखिए 1 फरवरी 2021 को जो बजट पेश किया गया वो किस फाइनेंशियल ईयर के लिए, 2021-22 जो अभी चल रहा है, यही वित्त वर्ष चल रहा है ना। बजट कब पेश हुआ, 1 फरवरी को, ठीक है। और जब जब बजट पेश किया गया 1 फरवरी को, उस समय कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा था, 20-21 चल रहा था, करेक्ट। तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 चल रहा था, सही है ना। और 1 फरवरी तक तो बहुत कुछ आप पता लगा चुके थे कि कितना खर्च हो गया है। बचा हुआ क्या था, केवल 1 ही महीना ना, फरवरी जनवरी तक हो गया था, फरवरी और मार्च 2 ही महीना तो बचा हुआ था, 10 महीना तो बीत गया था ना, है या ना। तो आपको हो सकता है 100 करोड़ दिए हो नमामि गंगे के लिए और खर्च हुआ हो 80 करोड़ मान लीजिए, तो अब वो 80 करोड़ ले लीजिएगा, वो रिवाइज हो जाता है। और उसके पहले वाला साल का जो बजट है 19-20 का, उसमें क्लियर फिगर आपको मिल जाता है, हाँ इतना एग्जैक्ट खर्चा हुआ, क्योंकि वो बीत चुका है, वर्ष बहुत पहले ही बीत गया। यानी हर बजट में 3 चीजें, हर बजट पेश करते समय 3 बजट पेश होता है, आने वाला, जो चल रहा है और जो बीत गया। आई रिपीट, बजट पेश करते समय 3 बजट, आने वाले साल का बजट, आने वाले फाइनेंशियल ईयर का बजट, जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसका बजट, और जो फाइनेंशियल ईयर पूरी तरह बीत चुका है उसका बजट। जो आने वाला है उसका एस्टीमेट बताइएगा, अंदाज, अनुमानित, उसको कहते हैं बीई, बजट एस्टीमेट। जो आने वाला है दैट इज 21-22 आने वाला है, और जो चल रहा है उसमें तो बहुत क्लियर पिक्चर 10 महीना का हो गया। अब तो चेंज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 10 महीना के पिक्चर में कमी बेसी हो सकता है, ज्यादा खर्चा हो गया हो तो और देना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा कि नहीं। वो आरई हुआ, आरई रिवाइज्ड एस्टीमेट, संशोधित बजट, संशोधित और अनुमानित। 2 महीना के लिए अनुमानित हो गया और 10 महीना के लिए फिक्स हो गया। बेसिकली ये दिसंबर का फिगर लिया जाता है, दिसंबर तक का, और डेटा सब लोग बताएगा कि कितना खर्च कर चुके हैं हम, और जो बीत गया वो एक्चुअल हो गया, वो एक्चुअल पर फिक्स हो गया, वो बजट फिक्स हो गया, वो एई हुआ। ये 19-20 का एई, आरई हुआ 20-21 का, और बी हुआ 21-22 का। ये टॉप स्टैंडर्ड है आपके लिए, ये आपको करना पड़ेगा। अब आप जब बन जाइएगा आप लोग यही डील कीजिएगा, और आपको बजट बनाना होगा खुद अपने डिपार्टमेंट का, आप ही को बनाना होगा। आईएएस ऑफिसर का प्रधान कार्य है इन चीजों को करना, कितना पैसा लगेगा, क्या लगेगा। क्लियर हुआ एई, बीई और आरई। और बजट एट ए ग्लांस, बजट एट ए ग्लांस, ये भी एक डॉक्यूमेंट रखा जाता है जिसमें सब एक्सप्लेनेटरी नोट होता है, व्याख्या किया होता है, मनी बिल क्या है, ये क्या है, और कितना कितना पैसा किस किस स्कीम में दिया जा रहा है, वो सब होगा। और एक आउटकम बजट भी होता है, ये भी रखा जाता है। अब सिंगल आउटकम बजट रखा जा रहा है, पूछा हुआ है आउटकम बजट के बारे में, मेंस में भी, पीटी में भी, बीपीएससी में भी, आउटकम बजट। अब इसका हिंदी क्या होता है मुझे नहीं पता, आउटकम बजट जी, परिणाम, वो तो रिजल्ट हो गया इसी का, चलो हम मान लेते हैं इस बात को, परिणाम बजट, परिणाम बजट। हिंदी और इंग्लिश में यही तो समस्या है, चीजें इंग्लिश में बनती है, उसको हिंदी में हम ट्रांसलेट करते हैं, दैट मे नॉट बी अप्रोप्रिएट। इसलिए आपको इंग्लिश का भी टर्म बहुत बढ़िया ढंग से रखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा बिहार के लोग कर रहे हैं यूपीएससी बीपीएससी सब में, लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए अपना लेवल रेज करना पड़ेगा, और उसके लिए मैं आपके लिए बेहतरीन प्रयास कर रहा हूं कि हिंदी मीडियम होकर भी आप इस बोर्ड में जो सारी चीजें इंग्लिश में लिखी हुई है समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि इसका हिंदी में भी बता रहा हूं। आउटकम बजट 100 करोड़ रखा गया, आउटकम बजट 100 करोड़ फॉर नमामि गंगे, गंगा को क्लीन करना है साल भर में,
पिछले साल मान लो कि 100 करोड़ दिया आपको, और गंगा तुम अभी मैली। तो फिर मान लीजिए एग्जांपल दूंगा कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि एट बर्थ 100 चाइल्ड पर कितना बच रहा है, 1000 चाइल्ड पर कितना चाइल्ड लाइफ बच रहा है, 1000 चाइल्ड पर कितना चाइल्ड बच रहा है ऑन टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट हुआ। सरकार कहता है कि नहीं, इसको कम करो, बहुत ज्यादा बच्चों का डेथ हो रहा है उनके बर्थ पर, कम करना है। तो आप IAS ऑफिसर हैं, तब हाँ सर ये होगा, इसके लिए हमको 100 हॉस्पिटल चाहिए, हमको हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा, हमें इतना डॉक्टर बनाने पड़ेंगे, हमको मेडिसिन लेना है, हमें नर्स का नियुक्त करना है, हमको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। सर 100 करोड़ का बजट है, और सबने बता दिया इतना हॉस्पिटल, इतना नर्स, इतना पोस्ट क्रिएट कीजिए, इतना खर्चा होगा, ऑक्सीजन प्लांट लगाइए, ये सारा चीज करना पड़ेगा, फ्ला ब्ला ब्ला, 100 करोड़ का बजट दे दिया। तो वापस आ जाएगा बैक, और रिवाइज में आ जाएगा, डाउन कर देगा। 1 करोड़ दिया गया ना, 20 ही खर्चा हुआ, 20 ले लेगा, रिवाइज में 20 आ जाएगा। अब 20 में, रिवाइज में 20 आ जाएगा। अब समझिए बात को, आपने सब किया, सरकार ने आपको हॉस्पिटल भी बन गया, ये भी बन गया, वो भी बन गया, नर्स भी आ गया, डॉक्टर भी आ गया, सब एकदम। और फिर हमने असेसमेंट किया सरकार ने, क्या हुआ, तो जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट था जस का तस है। आउटपुट कितना रहा? नहीं, गलत। आउटपुट 100%, क्योंकि 100 हॉस्पिटल बन गए, इतने नर्स आ गए, इतने डॉक्टर आ गए, इतनी मेडिसिन हो गई, 100% आउटपुट, बट आउटकम इज 0। आउटकम इज 0, क्योंकि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट उतनी ही की उतनी ही रही। आउटपुट 100%, यानी आपने जो जो करना था वो सब आपने कर दिया। लेकिन यही इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था, आउटपुट और आउटकम को कैसे देखते हैं? सो आउटकम बजट कहता है कि आउटलेज आर नॉट आउटकम, आउटलेज आर नॉट आउटकम। आउटलेज मतलब रिसोर्स एलोकेशन। नमामि गंगे के लिए 100 करोड़ हमने दे दिया, एलोकेट कर दिया, आवंटित कर दिया, रिसोर्स एलोकेट कर दिया कि हाँ इतना पैसा दिया बजट में, खर्च कीजिए, दिखाइए। लेकिन गंगा अब भी मैली, गंगा साफ नहीं हुआ, तो आउटकम इज 0। यह है आउटकम और आउटपुट का अंतर। समझे कि नहीं बात? तो इंटरव्यू भी आपको रिफर्बिश हो रहा है। रियल क्लास वही है जहां पर प्रीलिम्स भी मिले, इंटरव्यू भी मिले और मेंस भी मिले। कभी भी इंटीग्रेटेड अप्रोच, थीमेटिक अप्रोच मेरा रहता है, पूरी तरह चारों तरफ उसका जितना पक्ष होगा आपके सामने हम रखेंगे, तब बनता है बातें। एक क्या क्या बजट रखा उसका लिस्टिंग है, पूछा हुआ है, पूछेगा भी आगे, आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए माइंड को पूरा रिफर्बिश करके रखना है, परेशान नहीं होना है, बाउंस नहीं होना है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो तो हमको बताया उसका सर्जरी करके कि इट इज एस्टिमेटेड रिसीट एंड पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर ईयर। अब बजट स्पीच में ओवरऑल एक भाषण होता है जो कि बजट की दशा और दिशा दोनों को बताता है, विजन को बताता है। वह तो एक भाषण है, एक स्पीच है। उस स्पीच के अनुसार जो लॉ बनने हैं तो लॉ के फॉर्म में बिल के रूप में आएगा, फिर एस्टिमेटेड सब अलग अलग आएगा, तो यह है। तो दोनों अलग चीज है, वो भाषण है और ये स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट में जो चीज रहेगा बजट में, बजट स्पीच में संपूर्ण बातों का समरी फॉर्म में रहेगा, लेकिन जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा उसमें एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कितना हो है वो पूरा फिगर रहेगा, पूरा डेटा रहता है उसमें, और कितना उसमें एस्टिमेटेड इनकम आने वाला है उसका क्लियर डेटा रहेगा, कंपाइल्ड डेटा रहेगा, कई एक पेजों में रहता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि अभी भी डाउट है? बोलिए।
पूरा डेटा फिगर रहेगा हर एक डिपार्टमेंट का, ऑफिस का टोटल। और स्पीच में भाषण है, उसमें गीता का भी लाइन होगा, उसमें कुरान का भी लाइन होगा, और ओवरऑल भाषण में बताएगा, बीच में शेरो शायरी भी होंगी, और बताएगा कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब रहेगा। लेकिन जो कर रहे हैं ना, जो एक्चुअली होगा, होने वाला है, वो बिल में आएगा ना, वो सब पिक्चर, ये सब डॉक्यूमेंट्स में आएगा नीचे। तो भाषण एक इसेंस है, एक विजन है, एक दृष्टि है जो पढ़ा जाता है, और उनको जमीन पर उतारने के लिए तमाम ये डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं और पारित किया जाता है। दिस इज द वे। बोलिए। आरई में आएगा, रिवाइज एस्टीमेट में जैसे आपका घट गया और पैसा चाहिए आपको, 200 करोड़ चाहिए, हमने 150 दिया था, 50 करोड़ मिल जाएगा आपको। और अगर घट गया और आपने पैसा नहीं खर्च कर पाए, वो हम विड्रॉ कर लेंगे उतना पैसा, रिवाइज एस्टीमेट हो गया। फिर पार्लियामेंट करेगा, सप्लीमेंट्री बजट करेगा, वो सप्लीमेंट्री होगा, आगे जाके पास होगा। हाँ करेगा, लेकिन आप इकोनॉमिक ज्यादा है, ज्यादा इकोनॉमिक्स में आएगा इस सब बजट का बात। हालांकि मैं इकोनॉमिक्स भी जोड़ दिया हूं यहां पूरी तरह। गवर्नमेंट अकाउंट ऑफ रिसीट एंड डिसबर्समेंट। डिसबर्समेंट मतलब पेमेंट, रिसीट मतलब इनकम। ये इनकम हुआ, रिसीट मतलब कितना प्राप्त होगा, आएगा, और कितना ट्रेजरी से बाहर जाएगा। डिसबर्स कितना होगा, बाहर कितना जाएगा, और कितना आएगा, यानी रिसीट। ये गवर्नमेंट का दो अकाउंट, एक रिसीट अकाउंट, एक डिसबर्समेंट अकाउंट, यानी पेमेंट अकाउंट, दो होता है। यह दोनों होता है 3 फंड में। एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि। मेन तिजोरी जो है भारत की सरकार का, मेन तिजोरी जो है वो है भारत की संचित निधि, जिसे कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आर्टिकल 266 उसके बारे में प्रावधान करता है। दूसरा है कंटीजेंसी, ओनली आपातकाल में। राष्ट्रपति के पास होता है फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरी अप्रोच करता है, यूपीएससी में पूछा हुआ है, ऑपरेट करेगा फाइनेंस सेक्रेटरी। कौन? आकस्मिक निधि, भारत की आकस्मिक निधि 267। और एक होता है आपका एलआईसी का पैसा, आपका पीपीएफ का पैसा, आप लोग जमा करते हैं, वो सब पैसा आपका पैसा है। पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ये 3 चीजें होती है। इन तीनों के बारे में बजट में डिटेल्स होता है। रिसीट और डिसबर्समेंट, इन तीनों के खिलाफ, मतलब इसका भी रिसीट एंड डिसबर्समेंट, कितना आया कितना गया, इसका भी कितना आया गया, इसका भी कितना आया गया। और जो मेन तिजोरी है वो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि, जिसमें से 1 रुपया भी नहीं निकल सकता है जब तक कि पार्लियामेंट का नोट ना मिल जाए, अप्रूवल ना मिल जाए। बजट इकोनॉमिक अगर देखें तो रेवेन्यू बजट होता है, कैपिटल बजट होता है, यानी कि राजस्व बजट, और एक होता है कैपिटल बजट यानी पूंजीगत बजट। बजट के 2 प्रकार, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। ना इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव की बात करें अगर आप, और बजट में दोनों होगा, इनकम और एक्सपेंडिचर। बजट मतलब 2 चीज, कितना आया कितना गया जाएगा आने वाले समय में। तो इसका रेवेन्यू रिसीट कितना हो रहा, रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू बजट मतलब रेवेन्यू रिसीट प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझना बात, ये मैं क्या बोल रहा हूं। ये बजट, रेवेन्यू बजट मतलब रेवेन्यू रिसीट प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये रेवेन्यू रिसीट हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, यानी राजस्व प्राप्ति कितना है और राजस्व खर्च कितना है, ये बजट हो गया। मैंने बताया रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व प्राप्ति, राजस्व खर्च, और ये बन गया राजस्व बजट। अब राजस्व प्राप्ति में क्या होगा, तो टैक्स से जो पैसा आ रहा है, चाहे डायरेक्ट टैक्स चाहे इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स से आने वाला पैसा राजस्व प्राप्ति यानी कि रेवेन्यू रिसीट हुआ। जिसको बताता है, डील करता है वही बोर्ड, दोनों बोर्ड। और राजस्व और जो खर्च होने वाला है, राजस्व एक्सपेंडिचर, इसमें कौन कौन सा आएगा, रनिंग ऑफ गवर्नमेंट, भारत सरकार जो चल रही है, तो आपको सैलरी मिलेगा, आपको डीए मिलता है, आपको एरियर मिलेगा, आपको पेंशन दिया जा रहा है,
फेस्टिवल एडवांस दिया जा रहा है, सिक्योरिटी का पैसा है, डिफेंस का पैसा है, पेट्रोल का पैसा है, A to Z जो भारत सरकार के रनिंग में जो खर्चा है, जिससे कोई एसेट नहीं बनता है, जिससे कोई एसेट क्रिएट नहीं होता है, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देना है, सैलरी आपको देना है, एरियर देना ही है, डीए देना ही है, पे कमीशन आ गया, सबको लंबा लंबा पूरा पैसा मिलेगा, एरियर देना ही है, रो के दो या गा के दो, जैसे भी देना है। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो सरकार पर लायबिलिटी है। इसलिए सरकार कह रही है कि मैन पावर कम करो, भारत सरकार में नियुक्ति कम करो, ओल्ड पेंशन से न्यू पेंशन पर आ गई, क्योंकि पेंशन में ज्यादा पैसा खर्चा लग रहा था। So somebody will ask you what is revenue budget? So आपको बोलना पड़ेगा रेवेन्यू बजट मीन्स रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व प्राप्ति, राजस्व खर्च। राजस्व प्राप्ति क्या? जो टैक्स से आ रहा है। राजस्व खर्च क्या? जो भारत सरकार के रनिंग में खर्च है, जो मैंने अभी बताया। और दूसरा कैपिटल बजट, ये बजट कैपिटल बजट जिससे एसेट बन रहा है, जैसे एयरपोर्ट बना दिया, अब वो पैसा कमा कर देगा, रोड बना दिया, ब्रिज बना दिया, फैक्ट्री बना दिया, सर्विस सेंटर बना दिया, ये सब वही चीज है कैपिटल बजट। कैपिटल बजट मतलब कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसका भी दोनों आएगा। पूंजीगत इनकम कितना हुआ और पूंजीगत व्यय कितना हुआ, कैपिटल बजट का भी दोनों आएगा। अब इसमें क्या आएगा? जो मार्केट लोन आप ले रहे हो, मार्केट से लोन ले रहे हो, ये उसका हिस्सा बनेगा कैपिटल का, और रेवेन्यू में नहीं जाएगा। जो आप भारत सरकार बोरोइंग कर रही है, चाहे वो आरबीआई से करे, चाहे आपसे करे, चाहे वो वर्ल्ड बैंक से करे या अमेरिका सरकार से करे, जहां से भी बोरोइंग हो रही है, ऋण लिया जा रहा है, दैट इज कैपिटल रिसीट। जैसे डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, एयर इंडिया बिका गया, इतना पैसा आया, ये यहां कैपिटल रिसीट हुआ। क्वेश्चन पूछेगा एयर इंडिया बिका तो किसका हिस्सा होगा? ये कैपिटल रिसीट हुआ। डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा आया वो कैपिटल रिसीट हुआ। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ? वह खर्च जिसे एसेट बन रहा है, परिसंपत्तियों का निर्माण हो रहा है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, आपने कंप्यूटर खरीद लिया, ये जो भी कर रहे हैं आप, वो सब इसका हिस्सा है, एक्सपेंडिचर का हिस्सा है। इन्वेस्टमेंट आपने किया, ये सब इसका हिस्सा है। तो क्या रेवेन्यू बजट है और क्या कैपिटल बजट है, इसका एक ग्लिम्स, एक आपको एक बेसिक आइडिया मैं देने का कोशिश किया आज। और कैपिटल डेफिसिट क्या होगा? अब आपके घर में भी डेफिसिट हो सकता है, इनकम कम और एक्सपेंडिचर ज्यादा, तो घाटा हो गया ना आपका। सैलरी 10,000, खर्चा 12,000, तो 2,000 का घाटा। भारत सरकार का भी वैसे ही है। अब इसका भी घाटा बनेगा, इसका भी घाटा बनेगा। सो व्हाट इज कैपिटल डेफिसिट? कैपिटल डेफिसिट कैसे होगा? यानी कैपिटल रिसीट इज लेस देन कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल प्राप्ति कम है, कैपिटल खर्च, तो कैपिटल डेफिसिट होगा कि नहीं होगा? व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट? रेवेन्यू रिसीट कम हो रहा है लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हुआ। व्हाट इज बजट डेफिसिट? व्हाट इज बजट डेफिसिट? बजट रिसीट कम और बजट एक्सपेंडिचर ज्यादा। और बजट मतलब दोनों हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो इसका भी घाटा जोड़ सकते हैं, इसका भी घाटा, दोनों जुड़ जाएगा तो इसका टोटल घाटा आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? बाउंस तो नहीं हो रही है कुछ, लेकिन आज बजट फिनिश नहीं हो पाएगा ऐसा लग रहा है। टोटल रिसीट में कैसे जोड़ेंगे? टोटल रिसीट, टोटल रिसीट, कुल प्राप्ति। तो कुल प्राप्ति कैसे मान रहे हैं आप? रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट दोनों को जोड़ दीजिए। रेवेन्यू रिसीट, राजस्व प्राप्ति और कैपिटल प्राप्ति दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कुल प्राप्ति हो जाएगा कि नहीं, हमने बताया। और कुल खर्च, टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू वाला कितना एक्सपेंडिचर और कैपिटल वाला कितना एक्सपेंडिचर, जोड़ दीजिए दोनों। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों को जोड़ दीजिए तो कुल बन गया आपका टोटल एक्सपेंडिचर, और टोटल प्राप्ति वैसे बन जाएगा
जैसे तोड़कर बना लीजिए, क्योंकि इकोनॉमी भी आपको बढ़िया करना पड़ेगा। पॉलिटी तो कोई पढ़ा देगा, इकोनॉमी के लिए बहुत साउंड करना पड़ेगा। इकोनॉमी के लिए बुक से नहीं हुआ, कोई बुक नहीं है यूपीएससी में समझने के लिए इकोनॉमी का। सब लोग इसी तरह अपना लिख दिया है, वो आपको यहां पर ज्ञान दान देना ही पड़ेगा, तभी इकोनॉमी समझ में आ सकती है, वो कभी भी इस तरह से नहीं होगी। अब ये क्लियर हो गया। और एक मैं कहने के पहले फाइनेंस एक आता है फिस्कल डेफिसिट, जो कि मेंस का क्वेश्चन है। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा। यह पूछता है राजकोषीय घाटा यह क्या है। अभी हमने बजट घाटा बताया, राजस्व घाटा बताया, पूंजीगत घाटा बताया, 3 घाटा बताया, यह चौथा घाटा है राजकोषीय घाटा। व्हाट डू यू मीन बाई राजकोषीय घाटा? फिस्कल डेफिसिट क्या है? तो टोटल रिसीट, देखिए राजकोषीय घाटा को मैं लिख रहा हूं कुल प्राप्ति। कुल प्राप्ति आप समझ रहे हैं, राजस्व प्राप्ति एंड कैपिटल प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति, कुल प्राप्ति हो गया। बट इसमें आप जो घाटा के लिए जो लोन लेते हैं वो नहीं शामिल कीजिएगा। क्या लोन आपका पैसा है? बोरोइंग इज योर मनी? नो, तो देना पड़ेगा वापस, इंटरेस्ट के साथ देना है। एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, ध्यान में रखिएगा, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, जो आप उधार लेते हैं शॉर्टफॉल को मीट करने के लिए, जो पैसा घट जाता है। 100 रुपया खर्चा है, 100 रुपए का बजट बना रहे हैं तो 100 रुपए का इनकम ही आएगा ना। 100 रुपए का खर्च तो 100 रुपए इनकम ही। अब इनकम नहीं है, 80 रुपए ही इनकम है, तो 20 रुपया का तो मैनेज करना पड़ेगा। वो 20 रुपया क्या हुआ? उधार हुआ, बोरोइंग हुआ, लेकिन वो आपका रियल इनकम नहीं है। तो टोटल प्राप्ति, कुल प्राप्ति, जिसमें बोरोइंग्स हम नहीं लेंगे, बिकॉज ये प्राप्ति नहीं है, रियल रिसीट नहीं है, माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, कुल खर्च। दिस इज डिफाइंड एज राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स माइनस टोटल, ये बराबर होगा, एकदम बराबर होता है ये, कुल खर्च और कुल प्राप्ति बराबर हो जाएगा। यानी कि फिस्कल डेफिसिट क्या बताता है? यूपीएससी का क्वेश्चन है, व्हाट इंडिकेट्स फिस्कल डेफिसिट? राजकोषीय क्या बताता है घाटा? राजकोषीय घाटा क्या इंडिकेट कर रहा है? कुल बोरोइंग नीड क्या है? कुल बोरोइंग नीड यानी टोटल बोरोइंग्स कितना करना है? तो 20 रुपया का करना है। सपोज 100 रुपीज में 80 आपका इनकम है, रिसीट है, खर्चा है 100, तो राजकोषीय घाटा बताता है कि भैया आपको 20 रुपया मैनेज करना पड़ेगा। अब आरबीआई से कहो कि 20 रुपया का नोट छाप दे, या वर्ल्ड बैंक से 20 रुपया का ले लो, या फिर अमेरिका सरकार से हाथ ले लो, या फिर पब्लिक का पैसा उठा लो, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया से 20 रुपया मैनेज करना पड़ेगा। यह 20 रुपया फिस्कल डेफिसिट हुआ, और वो 20 रुपया का इंटरेस्ट सहित आपको पे करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? फिस्कल डेफिसिट टॉप क्लास का चीज है। ये फिस्कल डेफिसिट सुखमय चक्रवर्ती के रिकमेंडेशन पर आया हुआ है, यूपीएससी का क्वेश्चन है। 1986 में एक कॉन्सेप्ट आया, बिकॉज बजट घाटा एक फॉल्स बात बताता है। बजट डेफिसिट डज नॉट इंडिकेट द करेक्ट पिक्चर ऑफ इकोनॉमी। It is one and only the fiscal deficit which indicates the correct picture of economy. ये राजकोषीय घाटा बताता है कि इकोनॉमी में कितना घाटा है, क्योंकि वह घाटा को बताता है। राजकोषीय घाटा कितना सरप्लस पैसा आपको मैनेज करना पड़ा। ये सुखमय चक्रवर्ती जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उन्होंने 1986 में एक कॉन्सेप्ट लाया, और आज की तारीख में ये सबसे बड़ा सरकार का लिए सिरदर्द है। और इसी बजट घाटा को ठीक करने के लिए FRBM एक्ट आया 2003 में, फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। एनके की कमेटी बनी पुनः 2 साल पहले, रिकमेंडेशन आया और उस रिकमेंडेशन को लागू किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा दोनों को कम करना है हमें। और इसीलिए जॉब ज्यादा नहीं आ रही है, तमाम सी बातें हैं।
सैलरी ज़्यादा नहीं बढ़ रही है और ये सारी बातें आ रही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, क्योंकि इसके बाद भी बहुत कुछ है। विल सी कि हाउ आई कैन फिनिश दिस, बट ये आपका इतना फिनिश हो, इतना हुआ है केवल अभी।